फॉर्मूला बताइए। कृष्णा निकेतन जब भी रिजल्ट की बात आती है, कृष्णा निकेतन जो है जी। इसका परचम जो है आप मतलब लहराते हैं या खुद लहराता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी बताइए लोगों को, और जो अभिभावक हैं वो भी जानेंगे कि आखिर क्या फॉर्मूला आप बच्चों को देते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या है कि बच्चे आने के साथ फिर वो एक रिजल्ट दे दिए जाते हैं, कुछ तो बात होगी। आपने यह सोच के यहाँ नामांकन लिया है कृष्णा निकेतन में कि आपको किसी ने कह दिया है कि बच्ची बहुत पढ़ेगी, 100 में 100 नंबर आएगा, बच्ची को गोल्ड मेडल, तो आज मौका है, आज यहाँ से आप टीसी ले लीजिए और चले जाइए। अगर ये मानसिकता लेके आप आए तो बदलाव दिखे। हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि जो हमारी बच्चियों में, जो बच्चियां पढ़ती हैं कृष्णा निकेतन में, हो सकता है गणित में, विज्ञान में, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में या सोशल साइंस में उसको 100 में 95 नंबर उसको आ जाए, 90 नंबर उसको आ जाए, हम उसका दुख नहीं मनाते, लेकिन जीवन की परीक्षाओं में उसको 100 में 100 आना चाहिए। और इसके अलावा क्या क्या और होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हजारों हजार की संख्या में लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं, और लड़कियां मुझे लगता है कि जब घर से निकलती हैं तो एक ऐसे भी होता है ना कि भाई किसी भी बातों को कुछ खुल के कह नहीं पा रही, लेकिन जब इतने बड़े संस्थाओं और इतनी तादाद में लड़कियां हो, और मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं और हर मंच पर आप ये इन बातों को रखते हैं, क्या उसके लिए क्लासेस भी अलग से है या किस तरह की व्यवस्था में? शिक्षक और घर में माँ, ये दो चीज अगर व्यवस्था समाज के या परिवार के मुखिया बनकर केंद्र की जगह में बन जाएगा, यकीन मानिएगा हमारा जो राष्ट्र है ना, जब सपना देखते हैं या जो हम सोचते हैं कि स्वर्णिमता की हम अग्रिम सीढ़ी पर दिखें, वो दिख सकता है। इस बार जो 12th के रिजल्ट्स आए, तो फिर क्या ये उम्मीद थी कि नहीं हमारे संस्थान का इस बार भी जो है बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, ये उम्मीद थी क्या? देखिए, एक बात जरूर मैं कहता हूँ, मैं बच्चों को भी यह नहीं कहता तुम्हें टॉप करना है। अच्छी व्यवस्था है कृष्णा निकेतन में, मुझे लगता है कि क्लास 1 से 12 तक यानी बच्चे आराम से तो एक फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन बन जाता है उसके लिए। क्या हॉस्टल की व्यवस्था हॉस्टल में है, और आपको जानकर खुशी होगी करीब 350 बच्चे आपके विद्यालय में हैं, जो हमारी सीमा है रखने की। क्लास 1 से लेकर 12th के बच्चे हमारे हॉस्टल में ही रहते हैं, तो उनके साथ तो जो हमारी मेट्रॉन्स हैं, जो हमारे वार्डन्स हैं, कैंपस में सब लोग होते हैं। और यही मुझे लगता है कि बड़ी वजह है कि जो भी बच्चियां यहाँ आती है तो वो कहीं न कहीं मुकाम हासिल करती है, और एक बड़ा मैसेज भी जाता है। हाँ, कल बच्चों पर दबाव मत डालिए, एक अच्छा सुरक्षित सकारात्मक माहौल बना के रखिए, बच्चे अच्छा ही करेंगे। अच्छा, उनको विश्वास करके देखिए। हम जो अविश्वास करते हैं ना, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ये गलत है। क्या शिक्षा में बदलाव जरूरी है? क्या आपकी राय है इस मुद्दे पर? मतलब छात्रों पर बेवजह का बोझ क्यों? नहीं, बोझ तो अपनी जगह है। आप सोचिए, देखिए हमारे बच्चे मजबूत बन जाएंगे इस बोझ को सहने के लिए। जो उनकी मानसिक दशा होती है, वो आके हमसे पूछते हैं कि सर इस बार 10th का एग्जाम कैसे होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 6। आपने देखा होगा, आपने पिछली बार कई दफे बदलाव किया गया, कभी 1 बार होगा, कभी 2 बार होगा, कभी अंकों का जो बंटवारा है ये गलत है। मैं जानना चाहता हूँ एआई को लेकर के क्या आपका फीडबैक है? क्या स्कूलों में एआई की पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों को कनेक्ट करना चाहिए, या क्या? सच कहा जाए तो आज वैश्विक स्तर पर आप अगर रिपोर्ट पढ़ें तो कई देशों ने एआई को बैन करने की कवायद शुरू कर दी है। जिस प्रकार जिस मोबाइल को लाया गया था कि इससे समय बचेगा, आज देखिए वो समय बचा नहीं रहा है, वो समय खा रहा है। मतलब नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में शिक्षा को लेकर के लगातार चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, पलायन कैसे रुकेगा। एक तरफ जहां सरकार काम कर रही है, वहीं पर जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो भी लगातार प्रयासरत हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं। कुमार अरुणोदय जी हैं, परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कृष्णा निकेतन प्रतिष्ठित संस्थान है, स्कूल है लड़कियों के लिए, और मुझे लगता है कि कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई होती है। कई सारे मुद्दों पर इनकी अपनी राय है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज ये अपनी राय स्वराज पोस्ट के सामने रखें, और आप सब भी उस पर अपनी टिप्पणी भी करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। अरुणोदय जी को मैं जब सुनता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, तो किसी भी विषय पर आपकी अपनी राय होती है। हो सकता है कि कई लोग उसको स्वीकार कर ले और कई लोग उस पर बहस भी करें, और होनी भी चाहिए। एक मुझे लगता है कि जो बौद्धिक समाज है उसमें बहस के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति को लेकर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इस पर अपनी बात रखते रहे हैं। क्या शिक्षा में बदलाव जरूरी है?
क्या आपकी राय है इस मुद्दे पर? पहले तो आभार आप सबों का कि इस महती विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी, आपने पहले भी कह दिया है कि राय से सहमति या असहमति बिल्कुल। दर्शकों की अपनी राय है, उनकी अपनी मानसिकता है। लेकिन जो बेबाकीपन होना चाहिए अपने विचारों के अभिव्यक्ति में, उसका स्वागत होना चाहिए। ये जो विषय है नई शिक्षा नीति, निश्चित रूप से पिछले 28 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, शैक्षणिक कार्यों में विद्यालय के संचालन से जुड़ा हुआ हूँ। हर दिन रूबरू होते हैं शिक्षक और जो बच्चों के बीच में। जी, एक बात मैंने कितनी बार पत्र भी लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, और तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री रहे हो, पिछले 2-3 की मैं 4 की बात करूं, मैंने सबको लिखा है लगभग। छोटे कद का भी हूं और छोटे ओहदे का भी हूं, लेकिन कहते हैं ना, कौन बात सुनता है आपकी। हमने सबसे एक आग्रह जरूर किया था। सच कहा जाए तो मैंने सीबीएसई के चेयरमैन रहे हैं 2-3 पिछले, मैंने उनको भी लिखा है पत्र, क्योंकि विद्यालय पर जो डायरेक्ट संचालन होता है वो सीबीएसई का होता है। एक आग्रह मैं आज फिर करना चाहता हूं कि मैं जो शिक्षा नीति हमारी है, जो हमारा शैक्षिक समुदाय है, जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है, उस पर कम से कम अब अति हो गई है। अब प्रयोगात्मक जो मानसिकता है उसको रोकना चाहिए। शिक्षा नीति कोई ऐसी नहीं बनती कि आप आज बनाए कल बदल दें, कल बना परसों बदल दें, या नई सरकार आई नए मंत्री। मैंने यहां तक देखा है कि सरकार वही है, मंत्री बदल गए तो नीति बदल जाती है। ये तो अपराध है। ये आप सोचिए उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों ने क्लास 4वीं से 5वीं से 6ठी से अपनी कक्षा शुरू की हो किसी विद्यालय में, और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आते 2 बार तो आपने बदल दिया उसको। मतलब छात्रों पर बेवजह का बोझ क्यों? नहीं, बोझ तो अपनी जगह है। आप सोचिए, देखिए हमारे बच्चे मजबूत बन जाएंगे इस बोझ को सहने के लिए, लेकिन जो उनकी मानसिक दशा होती है, वो आके हमसे पूछते हैं कि सर इस बार 10th का एग्जाम कैसे होगा? 1 बार होगा, 2 बार होगा, 6। अब देखा होगा आपने, पिछली बार कई दफे बदलाव किया गया है। कभी 1 बार होगा, कभी 2 बार होगा, कभी अंकों का जो बंटवारा है ये गलत है। शिक्षा और सुरक्षा या रक्षा, इस पर आप हर समय बदलाव वाली बात नहीं कर सकते। आज मैंने कितनी बार कहा है, जो डिफेंस सेक्टर हमारा है, मंत्री कोई बने, सरकार किसी की बने, शायद लब्बो लुभाव यह है कि जो हमारी रक्षा नीति है वो शायद अडिग रहती है। लोग आए बदले अपनी जगह। शिक्षा के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं सौतेलेपन का, हमारी मानसिकता से शिक्षा नहीं चलने वाली। मैंने कितनी बार कहा, चलो 1 बार और सही, आपने इतनी बार बदलाव किया है, 1 बार और कर लीजिए, लेकिन वो करने के पहले कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर जो भी 10, 5, 20, 50 जो भी आपके समझ में आती है कि ये लोग शिक्षा पर बातें कर सकते हैं, उनकी बात अगर आप सुन सकते हो, उनको बुलाइए, बिठाइए, 2-4 दिनों की एक कार्यशाला आयोजित करवा लीजिए, और एक बार छान कर जो निकले उसको फिर उसको फाइनल कर दीजिए। और सीबीएसई के साथ में ये मेरा आग्रह होगा कि कम से कम एक बात समझिएगा कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को वहां दिया जाता है, मैं खिलाफ नहीं हूं उसके। एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी एक कार्यालय का संचालन कर सकता है, जिला को चला सकता है। मुझे लगता है ये मेरा व्यक्तिगत भाव रहा है कि प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति शिक्षा की बात नहीं कर सकता। कोई शिक्षक ही उस व्यवस्था का संचालन बखूबी कर सकता है, जिसको शिक्षा के बारे में पता हो, वो शिक्षक रहा हो, विद्यालय से जुड़ा हो, और बच्चों के पास उसकी समझ आती जाती हो। हम अगर आज बैठ के डिफेंस की बात करना शुरू करते हैं विदेश की, तो मैं गलती हमारी मानी जाएगी। तो ये मैं अगर इसके बिंदुवार बात करूं तो लंबी हो जाएगी। तो जड़ें हैं, हमें जड़ों पर काम करने की आवश्यकता है। प्रयोग बंद कीजिए इसको। इतनी बार आपने चोला बदला है, 1 बार और बदलिए, लेकिन वो को बदलने के पहले नाप जोख ठीक से कर लीजिए और तब चोला पहना दीजिए। आजकल किसी भी आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, अलग अलग जो है प्रचार भी लोग उस पर करते हैं। एआई को लेकर के चर्चा भी खूब हो रही है, कहीं भी आप जाइए, सरकार भी अब इस पर बात करती है, क्योंकि आपका एक बड़ा संस्थान है, लंबे समय से ये संस्थान चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ एआई को लेकर के क्या आपका फीडबैक है? क्या स्कूलों में एआई की पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों को कनेक्ट करना चाहिए, या क्या होना चाहिए? देखिए, यह भी एक विरोधाभास का विषय है, लेकिन मैं अपनी बेबाकी मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि एआई
जब लाया गया था जी जी। तो यह इसलिए लाया गया था कि लोगों का समय बचेगा और कुछ क्रियात्मकता बढ़ेगी उसमें ठीक है। से, जो काम अधिक समय लग रहा हो कुछ उसमें क्रियात्मकता और बढ़ जाएगी उसमें। सच कहा जाए तो आज वैश्विक स्तर पर आप अगर रिपोर्ट पढ़ें तो कई देशों ने एआई को बैन करने की कवायद शुरू कर दी है। जिस प्रकार जिस मोबाइल को लाया गया था कि इससे समय बचेगा, आज देखिए वो समय बचा नहीं रहा है, वो समय खा रहा है मतलब। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। और एआई में सच कहा जाए अगर तो एआई विध्वंस का एक घातक रूप है। आज वंश का एक घातक। जी हाँ, ये एआई पूरे समाज को न तोड़ दे तो फिर आप मुझसे कुछ पूछिएगा। अभी लोग समझ नहीं पा रहे। अब ये देखिए कि एआई की समझ अभी थोड़ी कम है। कम इसलिए है कि एआई की जो मानसिक अवस्था है अभी उच्च स्तर पर नहीं पहुंची है। यानी फायदे तो दिख रहे हैं, उससे नुकसान के बारे में लोगों ने जिस दिन एआई के पास अपना मस्तिष्क हो जाएगा पूर्ण रूपे से विकसित किया हुआ, फिर हमारी आपकी कोई जरूरत नहीं होगी। आपने कितनी बार देखा होगा चाइना का, जापान का, मैंने सुना है, देखा भी वीडियो वगैरह में कि किसी एआई रोबोट ने ऐसा सुसाइड कर लिया। क्यों? वो डिप्रेशन में चला गया। लोगों ने क्या तकनीक में उलझता जा रहा है इंसान क्या? हम तकनीक बन चुके हैं, हम तकनीक बन चुके हैं। और यही कारण है कि आज हमारी जो राष्ट्र की नई पीढ़ी है, न उनमें दुलार है, न बंधन है, न स्नेह है। वो सब कुछ मैकेनाइज कर चुके हैं। जीवन का हर पल मोबाइल पर डिपेंड हो गया। अब बताइए ना, मैं तो आप तो लोग जुड़े हैं पत्रकारिता से, कभी आप एक संजोग बनाइए, अपने कार्यालय में किसी से पूछिए तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है। बहुत लोग मोबाइल देख के बोलेंगे हाँ ये मेरा नंबर। नहीं याद होता। लोगों की जो याददाश्त खत्म हो रही है। बच्चों की जो मानसिक अवस्था है वो मोबाइल से बाहर निकल नहीं पा रही है। और जितनी दुर्घटनाएं हो रही है हमारे समाज में, अभी हमने एक अपराध की बात कर रहे थे, घर में अब लोग सेफ नहीं है। बिल्कुल, रिश्ते नहीं बचे हुए हैं, सामाजिकता खत्म हो चुकी है। आज देखिए किस घर में होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो या कोई त्योहार हो, कितने लोग बैठते हैं। घर बड़ा हो गया, परिवार छोटा हो गया। पहले परिवार बड़ा था, घर छोटा था। एक फॉर्मूला बताइए, कृष्णा निकेतन जब भी रिजल्ट की बात आती है, कृष्णा निकेतन जो है जी, इसका परचम जो है आप मतलब लहराते हैं या खुद लहराता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी बताइए लोगों को, और जो अभिभावक हैं वो भी जानेंगे कि आखिर क्या फॉर्मूला आप बच्चों को देते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या है कि बच्चे आने के साथ फिर वो एक रिजल्ट दिए जाते हैं, कुछ तो बात होगी ना। ये देखिए हमारी कोशिश होती है कि जब नए नामांकन का जब सत्र आता है, जब अभिभावक आते हैं, तो मेरा उनसे पहला सवाल होता है कि अगर आपने यह सोच के यहाँ नामांकन लिया है कृष्णा निकेतन में कि आपको किसी ने कह दिया है कि बच्ची बहुत पढ़ेगी, 100 में 100 नंबर आएगा, बच्ची को गोल्ड मेडल, तो आज मौका है, आज यहाँ से आप टीसी ले लीजिए और चले जाइए। अगर ये मानसिकता लेके आप आए तो बदलाव दिखेगा। हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि जो हमारी बच्चियों में, जो बच्चियां पढ़ती हैं कृष्णा निकेतन में, हो सकता है गणित में, विज्ञान में, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में या सोशल साइंस में उसको 100 में 95 नंबर उसको आ जाए, 90 नंबर उसको आ जाए, हम उसका दुख नहीं मनाते। लेकिन जीवन की परीक्षाओं में उसको 100 में 100 आना चाहिए। आज आपके पास क्या डिग्रियां हैं, क्या आपको अंक आए थे, वो काम नहीं आ रहा होगा। जो जीवन जीने की विधा होती है, एक अच्छी बेटी कैसे बने, अपने बड़ों का सम्मान कैसे करें, परिवार को बांध कर कैसे चलाएं, ये बहुत आवश्यक होता है। जो जीने की विधि होती है, अंकों से आप जीवन नहीं जी पाते हैं। आप क्लासेस के अलावा क्या क्या और होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हजारों हजार की संख्या में लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं और लड़कियां मुझे लगता है कि जब घर से निकलती हैं तो एक ऐसे भी होता है ना कि भाई किसी भी बातों को कुछ खुल के कह नहीं पा रही हैं, लेकिन जब इतने बड़े संस्थान और इतनी तादाद में लड़कियां हो, और मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं और हर मंच पर आप ये इन बातों को रखते हैं, क्या उसके लिए क्लासेस भी अलग से है या किस तरह की व्यवस्था है? वातावरण तो जाहिर तौर पर यहाँ की है, आपको देखने से ही आपका जो ऑरा है वो वही मुझे लगता है कि एक एकाग्रता और तमाम बातें हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या क्लासेस भी उसके लिए कुछ अलग से है या क्या व्यवस्था? निश्चित रूप से हमारे पास लेडी काउंसलर्स हैं जो एक परिपक्व हैं और उनका कार्य ही होता है कि बच्चों को बस निहारते रहना। क्योंकि बच्चे बड़े कोमल होते हैं और वो आईना होते हैं। छोटे बच्चों के मन में क्या चल रहा होता है, अगर आपने उनकी आंखों से नहीं पढ़ा तो कमी आपकी मानी जाएगी। तो ये उनकी क्षमता होती है कि बच्चों को देख के समझ में आता है कि क्या कुछ घर में समस्या तो नहीं आ गई, पढ़ाई में कहीं कोई समस्या तो है जो अटका पड़ा है, उसको निकाल कर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और रही बात आजकल
पढ़ाई के साथ साथ जीवन जो जीने की विधा होती है वो हम उस पर काम करते हैं उस पर, और साथ में इधर बच्चों के हालांकि कहना मेरा गलत है कि हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। बच्चे हमारी जो बेटियां हैं बड़ी मजबूत होती हैं, बस उनको केवल तराशने की आवश्यकता होती है। जूडो कराटे होता है या जो भी आपको सेल्फ डिफेंस की वो होता है, प्लस शारीरिक रूप से मजबूत बने, योग की व्यवस्था होती है उनके लिए, और खेलकूद की व्यवस्था हमारे पास है खेलकूद की बड़े उच्चतम स्तर पर है। हम लोग कोशिश करते हैं उसके लिए, और समय समय पर जो हमारे समाज के प्रणेता रहे हैं, खासकर महिलाओं के कतार में, उनका हम बुलाते हैं कैंपस में और उनसे बच्चों को रूबरू करवाते हैं कि अगर मैं यहाँ पहुंच सकती हूँ तो तुम भी यहाँ तक आ सकते हो। क्योंकि किसी के बारे में प्रेरणापूर्ण कहानियों को बताना से बेहतर होता है अगर वो जो नायक है या नायिका है वो आके बच्चों से रूबरू होकर बात करे कि ये रास्ता था मेरे वहां से यहाँ तक की यात्रा का, हम यहाँ ऐसे पहुंचे। तो बच्चियों पर कार्य करना बहुत दुरूह तो होता है। लगभग जो पूरी टीम हमारे विद्यालय की है लगी होती है, लोग मेहनत भी करते हैं। हाँ, ये है कि जो नए लोगों को असुविधा होती है, क्योंकि आजकल जो शिक्षा के प्रति जो उदासीनता आई है, जो एक आज आप अगर एक समूह से बात कर लें, नई पीढ़ी के बच्चों की मैं बात करूं, अगर मैं बीबीसी की बात छोड़ दूं अगर, तो अगर आप समूह से बात करें कि कितने लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको जानकर दुख भी होगा और आश्चर्य भी होगा, वो संख्या बहुत कम होती है। शिक्षक कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि जो उदासीनता है सरकार की हो या समाज की हो या व्यवस्था की हो, तो पहले हमें शिक्षक को समाज की धुरी के रूप में स्थापित करना होगा। जिस समय शिक्षक और घर में माँ, ये दो चीज अगर व्यवस्था समाज के या परिवार के मुखिया बनकर केंद्र की जब मेय बन जाएगा, तो यकीन मानिएगा हमारा जो राष्ट्र है ना, जब सपना देखते हैं या जो हम सोचते हैं कि स्वर्णिमता की हम अग्रिम सीढ़ी पर दिखें, वो दिख सकता है। वो एक जो आपने कहा भी कि मैं रिजल्ट्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता हूँ, लेकिन तब और फिर भी आपके यहाँ रिजल्ट्स तो आते ही हैं, बड़े पैमाने पर आते हैं, और ये आपकी मुझे लगता है कि बड़प्पन है। लेकिन कई संस्थान है और मुझे लगता है कि हर एक संस्थान के अपने दावे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज जब कैमरे पर हैं, आप बताइए कि इस बार जो 12th के रिजल्ट्स आए, तो फिर क्या ये उम्मीद थी कि नहीं हमारे संस्थान का इस बार भी जो है बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, ये उम्मीद थी क्या? देखिए, एक बात जरूर मैं कहता हूं, मैं बच्चों को भी यह नहीं कहता तुम्हें टॉप करना है। अगर किसी गुलाब के पौधे को आप कितना भी सूखा रखें, खाद पानी ना दें, उसमें गुलाब ही खिलेगा। और किसी कैक्टस के पौधे में कितना भी दूध पानी अच्छे खाद, वो गुलाब कभी नहीं खिला सकता है। तो बच्चों को यह कहना कि तुम्हें टॉप करना है, मुझे लगता है ये मेरी मानसिकता है, ये बच्चों के आत्मबल को तोड़ता है। कि शायद मेरे शिक्षक को या मेरे बारे में मेरे सर को या मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अच्छा करने वाली हूं। मुझे पता है कि तुम अच्छा करोगी, बस मैं उसकी व्यवस्था करता हूं, तुम्हें कोई असुविधा नहीं हो, तुम्हें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार बच्चों पर समस्या कहाँ है? आपने अभी कहा किसी अन्य संस्थानों के बारे में कि वो दावे करते हैं, हर कोई करता है। तो वहां पर जो मैं जुड़ा हूं, मैं मिलता हूं लोगों से, तो जो समस्या का जो रूट कॉज अगर आप बात करें मित्र जी, तो वहां समस्या क्या है कि वहां शिक्षक खुद पर भरोसा रखते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। यहाँ शायद मेरी दूसरी मानसिकता है, मुझे भरोसा है कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे अच्छा करेंगे, मैं बस एक मैनेजर हूं उसका, एक फाउंडेशन माहौल में देता हूं, अब बच्चे पढ़ लेते हैं। वो माहौल है कि वो कर ही जाए। दूसरी बात है कि अब जैसे आप तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, अब गांव में खेती करते होंगे, अगर खेत ऊसर हो, अब कितना भी खाद बीज छीटोगे, अंकुरण नहीं होगा उसमें। पहले हम हल खेत कोड़ते हैं, गोड़ते हैं, फिर हेंगा करते हैं, फिर पानी पटाते हैं, घास पात निकालते हैं, फिर बुआई करते हैं। तो बच्चों के साथ वही करता होता है, बस बच्चों को तैयार कर दीजिए पढ़ने के लिए, बुनियादी चीजों पर उनको जगा दीजिए, उनको ये बताइए कि तुम पढ़ोगे तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे। और जिस दिन मैं तो यहाँ पर खुलेआम बोलता हूँ, अपने जो हमारी कार्यशाला होती है विद्यालय में, मैंने स्पष्ट कहा हुआ है सारे अपने टीचर्स को या जो हैं लगे हुए, कि जिस दिन आपने क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पढ़ाने से बच्चे पढ़ते नहीं है। ये समझना पड़ेगा इस बातों को। अगर छोटा सा मैं आपको ये कहूंगा कि अगर कोई शिक्षक अगर यह कहता हो कि मैं बच्चों को गणित पढ़ाता हूं, तो आप सोचिए एक ही सिलेबस है, एक ही किताब है, पूरे 1 साल का समय मिला उसको, उतने ही घंटे सारे 40 बच्चे अगर
कक्षाओं में है, तो 40 बच्चों को एक ही किताब से एक ही शिक्षक ने एक ही समय सीमा में उसी कंटेंट को पढ़ाया। जब परीक्षा होती है तो किसी को 95, किसी को 30, किसी को 60 क्यों आता है? अगर शिक्षक की काबिलियत थी, सबको या तो 30 ही आता या 90 आता, बराबर से आता। ये बच्चों की व्यक्तिगत उनकी अवधारणा थी कि मुझे क्या नंबर लेना है। हर बच्चे में एक रिसेप्टिव सेल होता है, ग्राह्य शक्ति। अगर आपने बच्चों को ग्रहण करने लायक बना दिया, मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप कक्षाओं में जाके सीधे बस रिजल्ट की चिंता मत करो। आप बच्चों को तैयार कर दो। आप जो गणित पढ़ाने वाले हो, उस पढ़ाई के 2 मिनट पहले समय लेके गणित की भूमिका तो बना दो पहले, कम से कम बच्चे तैयार तो हो जाए। और आपके यहाँ तो अच्छी व्यवस्था है कृष्णा निकेतन में। मुझे लगता है कि क्लास 1 से 12 तक यानी बच्चे आराम से तो एक फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन बन फिर जाता है आपको उसके सोचने लिए। की जरूरत नहीं। क्या हॉस्टल की व्यवस्था हॉस्टल में है, और आपको जानकर खुशी होगी करीब 350 बच्चे आपके विद्यालय में हैं, जो हमारी सीमा है रखने की। क्लास 1 से लेकर 12th के बच्चे हमारे हॉस्टल में ही रहते हैं। तो उनके साथ तो जो हमारी मेट्रॉन्स हैं, जो हमारे वार्डन्स हैं, कैंपस में सब लोग होते हैं। और यही मुझे लगता है कि बड़ी वजह है कि जो भी बच्चियां यहाँ आती है तो वो कहीं ना कहीं मुकाम हासिल करती है और एक बड़ा मैसेज भी जाता है। हाँ, कल ही हमारे 4-5 बच्चे आए थे जिनका पीपीएससी में हुआ था, उन्होंने पोस्ट भी किया अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर। तो अच्छा लगता है देख के जब, और कभी हमने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये बनना है, बच्चे बन जाते हैं। बस फाउंडेशन बस आपने दे दिया। एक ही काम मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, घर में आपके बच्चे होंगे, बच्चों पर दबाव मत डालिए। एक अच्छा सुरक्षित सकारात्मक माहौल बना के रखिए, बच्चे अच्छा ही करेंगे। उन पर विश्वास करके देखिए। हम जो अविश्वास करते हैं ना, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ये गलत है। भरोसा करना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए कृष्णा निकेतन के सचिव कुमार अरुणोदय, और हर मुझे लगता है कि मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। और देखिए कृष्णा निकेतन को लेकर के इन्होंने कितना एक अच्छा माहौल बनाया है। मुझे लगता है कि क्लास 1 से लेकर के 12 तक जब बच्चियां यहाँ आती है और एक बेहतर मुकाम मिलता है, और जाहिर तौर पर इन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें अभिभावक को भी अच्छा लगता है, और जाहिर तौर पर जब इस तरह से बच्चे प्लेस करेंगे तो फिर हमारा बिहार का भी नाम ऊंचा है होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणोदय जी, एक बड़ा काम आप कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप अलग जगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार भी काम कर रही है। और डिस्कस इस पूरे मुद्दे पर जाहिर तौर पर चर्चा तो होती ही रहनी चाहिए, तभी एक राय बनेगी। और हम सब की राय वही है कि बिहार में बेहतर विकास हो और बिहार आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान बिहार को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।